हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अलोन इन बर्लिन इस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि 1999 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग है 6.6। तो देखते हैं फिल्म की कहानी क्या है। इस फिल्म में जंग से लोगों के जीवन पे होने वाले असर को दिखाया गया है। साल है 1941 का और सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होके एक साल बीत चुका है। एक जर्मन सोल्जर अकेला जंगलों में भाग रहा है। उसका नाम हांस है। तभी कुछ फ्रांस सोल्जर उसे गोली मार देते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद हम जर्मनी का बर्लिन शहर देखते हैं, जहां पर कल जर्मनी ने फ्रांस पर जीत हासिल कर ली है। वहीं पे एक महिला को दिखाया जाता है जिसका नाम ईवा है, जो मिलिट्री पोस्टल सर्विस के लिए काम करती है। वो बिल्डिंग में जाती है, वहाँ एक नाजी कैप्टन है। ईवा उसे बताती है कि मिलिट्री से लेटर आया है कि जंग में क्वांगेल्स का इकलौता बेटा शहीद हो चुका है। दूसरी तरफ घर में ओटो और एना है। ये वही कपल है जिसकी बात पोस्टल महिला ईवा कर रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। ओटो दरवाजा खोलता है तो ईवा उस लेटर को उसे दे देती है। ओटो उस लेटर को देखता है और बिना उस लेटर को खोले और पढ़े अपनी वाइफ एना को दे देता है। एना कुछ देर तक उस लेटर को देखती रहती है, क्योंकि उस लेटर को खोल के पढ़ने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। किसी तरह से उस लेटर को वो खोल के पढ़ती है और पूरी तरह से टूट जाती है और रोने लग जाती है, क्योंकि हांस उसका इकलौता बेटा था। और वो उस लेटर के टुकड़े टुकड़े कर देती है और कहती है कि सब झूठ है, ये दिखावे की जंग है और ये लीडर सब झूठे हैं। पर ओटो की आंख से एक भी आंसू नहीं निकलता। दुख तो उसे भी बहुत हुआ था, लेकिन वो उसे व्यक्त नहीं कर पा रहा था। ओटो रोज की तरह उस दिन भी काम पर निकलता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। चलते वक्त सीढ़ियों पर उसके कदम रुक जाते हैं, फिर से वो चलने लगता है। सड़क पर भी सभी पहले जैसा था, पर आज भीतर से उसे एक कमी सी महसूस हो रही थी। सभी लोग फ्रांस पर जर्मनी की फतेह का जश्न मना रहे थे, लेकिन ओटो को अपने भीतर एक अलग सा दर्द महसूस हो रहा था। ओटो एक फैक्ट्री में काम करता है, जहां जंग में लगने वाले सामान का निर्माण किया जाता है, जैसे कि ताबूत वगैरह। एना मिल्क और ब्रेड लेने के लिए एक शॉप में जाती है। उसे अपने बेटे हांस की याद आने लग जाती है। वो बहुत इमोशनल हो जाती है। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसका बेटा अब उनके बीच में नहीं है। तभी वहाँ से वो पोस्टल महिला ईवा गुजर रही थी। वो एना को इस तरह से दुख में देखती है तो वो उसे घर छोड़ने के लिए चली जाती है। रात में घर के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है। ओटो हांस की जर्नल पढ़ रहा था। उसमें हिटलर की एक बच्चे के साथ तस्वीर थी, पर अब उसे हिटलर को देखकर ना जाने क्यों एक चिढ़ सी हो रही थी। शायद हांस की मौत का जिम्मेदार वो हिटलर को ही मान रहा था, जिसने पूरी दुनिया को उस जंग की आग में ढकेल दिया था। उसमें एक शब्द लिखा था, डियर फ्यूरर, यानी कि लीडर, जो शब्द वहाँ के लोग हिटलर के लिए इस्तेमाल किया करते थे। वो उसे बदलकर लायर कर देता है, एक झूठा इंसान। दूसरे दिन जब ओटो काम के लिए निकलता है तो बिल्डिंग के नीचे उसे एक शख्स कहता है कि हमने फ्रांस पर जीत हासिल कर ली है और हम बहुत जल्दी अमीर होने वाले हैं। दुनिया का सबसे अमीर देश जर्मनी होगा। पर ओटो उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता और अपने काम की तरफ निकल जाता है। फैक्ट्री में एक नाजी जनरल आया था। वो बताता है कि हम आने वाले कुछ हफ्ते में इंग्लैंड को भी जीत लेंगे और जंग खत्म हो जाएगी। और हिटलर चाहते हैं कि ताबूत का प्रोडक्शन 30 गुना तक ज्यादा बढ़ा दिया जाए। आखिर में वो कहता है कि क्या किसी को इस बारे में कुछ कहना है, किसी के पास इसके लिए कोई बेहतर प्रस्ताव है। तब ओटो हाथ ऊपर करता है और कहता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक मशीन्स इंस्टॉल करने की आवश्यकता है और यहाँ कुछ कामचोर लोग हैं जो काम के बीच में राजनीति की बातें करते हैं और टाइम पास करते हैं। सारे वर्कर ऑटो की तरफ देखने लगते हैं और तभी उसमें से एक शख्स गुस्से में कहता है कि क्या तुमने विंटर रिलीफ फंड में एक भी पैसा डोनेट किया था। ऑटो कहता है कि मैंने जंग में अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर दिया है। इससे बड़ा डोनेशन क्या हो सकता है। ये सुनकर वहाँ सबके सर शर्म से नीचे झुक जाते हैं। एना घर में बैठी थी, तभी दरवाजे पे दो महिलाएं आती है। वो नाजी वुमन लीग्स का हिस्सा थी। वो एना को अपने साथ चलने के लिए कहती है। एना उनके साथ जाती है, लेकिन अब उसके मन में नाजी के लिए नफरत सी आ गई है। वो उनकी बातों में अपना योगदान नहीं देना चाहती। वो सब एक महिला के घर पर जाती है। वहाँ वो दोनों महिलाएं कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड पोलैंड में जंग लड़ रहा है और तुम यहाँ पर अच्छे से वक्त बिता रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो महिला एना की तरफ देखती है और बताती है कि मुझे अपने हस्बैंड की बहुत चिंता है, मैं इस बात को शब्दों में बयान नहीं कर सकती। उसे सुनकर एना बहुत इमोशनल हो जाती है और बाहर आ जाती है और अपने घर की तरफ निकल जाती है।
दूसरी तरफ फैक्ट्री में मशीन के भीतर आकर एक शख्स की उंगलियां कट जाती है। ओटो उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुमने ये जानबूझकर किया है क्योंकि तुम जंग में नहीं जाना चाहते। रात को रोज की तरह आज भी घर में एक अजीब सा सन्नाटा है। दोनों अलग अलग बैठे अपने बेटे हांस को याद कर रहे हैं। ओटो बुक पेन लेकर डाइनिंग रूम में जाता है और एना से कहता है कि अगर कोई भी आए तो दरवाजा मत खोलना, और वो जाकर बैठ जाता है। एना के पूछने पर वो बताता है कि मैं लिख रहा हूँ। एना एक बार फिर से पूछती है कि किसके लिए। ओटो जवाब देता है कि पता नहीं, मैं बस कार्ड्स लिख रहा हूँ जो सबको सच बताएंगे। एना उसके पास जाती है। उस कार्ड में लिखा था कि हिटलर ने मेरे बेटे को मार दिया है, कल वो तुम्हारे बेटे को भी मार देगा। इस कार्ड को एक दूसरे को पास करते रहना। एना को कुछ समझ में नहीं आता, वो उसे रोकती है, पर ओटो कहता है कि मुझे लिखने दो, शायद मैं अपने दर्द को इसी तरह से व्यक्त कर सकता हूँ। उसी बिल्डिंग में एक बुजुर्ग जूइश महिला भी छिपकर रहती थी। उसका नाम रोसेंथल था। हिटलर ने उस वक्त जूज लोगों पर से सारे लीगल प्रोटेक्शन हटा दिए थे। अगर उन्हें कोई नाजी मार भी देता है तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। पोस्टल महिला कभी कभी उसके लिए कुछ खाने को ले आती थी। रात को उसी महिला के घर पर एक पड़ोस का शख्स चोरी करने के लिए घुस आता है क्योंकि वो अकेले ही रहती थी। तभी वहाँ बिल्डिंग में रहने वाला एक लड़का और बाकी के लोग भी आ जाते हैं। वो शख्स उन्हें देख के कहता है कि हम चोरी का सामान बांट लेते हैं। सब मान जाते हैं, पर वो महिला डरकर चुपके से एना के घर में चली आती है। एना उसे कहती है कि तुम जब तक चाहो तब तक यहाँ रुक सकती हो। ओटो को ये सब देखकर बहुत दुख होता है। सुबह रोसेंथल उठकर अपने घर की तरफ चली जाती है। तभी एक शख्स जिसका नाम फ्रॉम है और वो एक जज है, ये रोसेंथल को देखकर अपने घर पर ले जाता है और उसे वहीं रुकने के लिए कहता है और कहता है कि अगर तुम अपने रूम में गई तो वो लोग फिर से आ सकते हैं और तुम्हें मार सकते हैं। पर बिल्डिंग का एक शख्स उनको देख लेता है। ये वही शख्स था जो कल रात को चोरी करने के लिए उसके घर में घुसा था। सुबह ओटो पोस्ट कार्ड जेब में रखता है और जाने लगता है, पर एना कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ, तुम मुझे नहीं रोक सकते। ओटो कहता है कि जर्मन्स ने अगर पकड़ लिया तो वो औरतों को भी फांसी देते हैं और इसमें बहुत खतरा है, तुम नहीं आ सकती। लेकिन फिर आखिरकार ओटो को मानना ही पड़ता है और वो कहता है कि तुम सिर्फ बिल्डिंग तक आओगी और मैं भीतर जाकर कार्ड को रखूंगा। एना मान जाती है। ओटो जाकर एक सरकारी दफ्तर के बिल्डिंग की सीढ़ियों पर वो कार्ड रख देता है और वहाँ से निकल जाता है। एक शख्स उस कार्ड को पढ़ने लगता है। फिर ओटो और एना एक आउटसाइड रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। यहाँ पे उन्होंने हिटलर के खिलाफ अपना पहला कदम उठाया था और ओटो एना से कहता है कि अब से हम पूरे बर्लिन में अकेले हैं। उधर अपार्टमेंट में जज फ्रॉम उस जूज महिला रोसेंथल को समझाता है अगर तुम इस कमरे से बाहर गई तो मारी जा सकती हो। दूसरे दिन सुबह वो लड़का एक नाजी ऑफिसर को वहाँ लेकर आता है और बताता है कि ये शख्स उस जूज महिला के घर पर चोरी करने के लिए घुसा था। वो ऑफिसर कहता है कि मैं उस महिला से खुद बात करूंगा, पर वो बताता है कि वो महिला उस जज फ्रॉम के घर में है। ऑफिसर उसके घर में जाता है। फ्रॉम उसे देखकर डर जाता है, पर ऑफिसर के तलाशी लेने के बावजूद भी रोसेंथल वहाँ पर नहीं मिलती। दरअसल रोसेंथल ने खिड़की से ही उन लोगों को आते हुए देख लिया था, इसीलिए वो चुपके से पहले ही अपने घर में चली गई थी। वो लड़का उस ऑफिसर को लेकर रोसेंथल के घर में आ जाता है। रोसेंथल उस लड़के को देख के कहती है कि तुम जब छोटे थे तो मेरे अपार्टमेंट में खेलते थे और मैं तुम्हें एप्पल केक दिया करती थी। पर वो लड़का उसकी बातों को नहीं सुनता और वो नाजी पुलिस उस जूज महिला को अरेस्ट करके वहाँ से ले जाने लगता है। लेकिन जाते वक्त रोसेंथल बिल्डिंग के खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देती है। उसकी लाश को उठाकर ले जाया जाने लगता है और तब ओटो उसकी लाश को देखता है। घर आने पर एना उसे बताती है कि रोसेंथल की मौत हो गई है। तब ओटो कहता है कि मुझे पता है। अब दोनों के मन में हिटलर के लिए और भी घृणा आ गई थी। ओटो दूसरे दिन एक शॉप पर जाकर 5 पोस्ट कार्ड खरीदता है और साथ ही ग्लव्स भी खरीदता है ताकि कार्ड पर उसके फिंगरप्रिंट्स ना मिले, और रात को फिर से वही पोस्ट कार्ड पर लिखने लगता है जो उसने पहले पोस्ट कार्ड पे लिखा था। देखते ही देखते कई लोगों को इस कार्ड के बारे में पता चल जाता है। एक नाजी ऑफिसर जिसका नाम जोट है उन सभी पोस्ट कार्ड्स को इंस्पेक्टर एशरिच के सामने पढ़ता है। वो ऑफिसर कहता है कि अब हम क्या करेंगे। इंस्पेक्टर कहता है कि हम बर्लिन में रहने वाले हर एक शख्स से पूछताछ करेंगे जिसने पिछले 2 हफ्तों में अपना बेटा खोया है। उसने पोस्ट कार्ड में जिक्र किया है कि हिटलर ने मेरे बेटे को मार दिया है। इसका मतलब है कि उसका एक ही बेटा है। हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और उसको ढूंढ निकालेंगे। दूसरे दिन सुबह से शाम तक ओटो शहर
के कई जगहों पर कार्ड रखता है। बाद में एना को नाजी वुमेन्स लीग के सुपीरियर कुछ दिन घर पर ही आराम करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि हांस की मौत की वजह से एना को अब नाजियों के लिए काम करना ठीक नहीं लग रहा है। ओटो जब घर आता है तब एना उसके ग्लव्स देखकर उस पर गुस्सा हो जाती है कि हमने जंग में अपना बेटा खो दिया है, बाकियों ने भी खोया है, इसका ये मतलब तो नहीं है कि तुम अपनी जान खतरे में डाल दो। ओटो उससे कहता है कि ये सिस्टम बहुत घटिया है और जब से मैंने ये काम शुरू किया है मैं खुद को आजाद महसूस कर रहा हूँ। ओटो शहर के हर जगह उन पोस्ट कार्ड को रखना शुरू कर देता है, पर इंस्पेक्टर को अभी तक नहीं पता चल पाया था कि आखिरकार ये कौन कर रहा है। उनके पास उन पोस्ट कार्ड के लोकेशन के अलावा और कोई भी सुराग नहीं था। कुछ वक्त बाद सर्दियां आ जाती है और अब सोवियत ने जर्मनी पर अटैक कर दिया है। वो हमेशा प्लेन से बम गिराकर चले जाते हैं, इसीलिए बर्लिन में लोगों के लिए शेल्टर का प्रबंध कर दिया गया था और इसी बीच ओटो और एना अपना काम कर रहे थे। एक दिन एक बिल्डिंग में वो पोस्ट कार्ड रखने जाता है तो उसे एक शख्स देख लेता है, पर वो शख्स ओटो की शक्ल अच्छे से देख नहीं पाता और ओटो वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। दूसरे दिन जनरल प्रॉल इंस्पेक्टर से मिलने के लिए आ जाता है। इंस्पेक्टर उसे बताता है कि वो जो भी है बहुत शातिर है। इस ऑपरेशन का नाम हमने हॉबगोब्लिन रखा है। जनरल पूछता है कि अब तक कितने लोकेशन पर कार्ड्स मिले हैं। वो बताता है कुल 129 लोकेशंस पर। ये सुनकर जनरल प्रॉल उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उसका पता लगाओ, मुझे भी किसी को जवाब देना होता है। फिर रात में ओटो पोस्ट कार्ड्स लिख रहा था। वो एना से कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि उन सभी पोस्ट कार्ड्स का अब तक क्या हुआ होगा। तब एना कहती है पर तुम क्यों जानना चाहते हो? तब ओटो कहता है मैं लोगों का रिएक्शन देखना चाहता हूँ। एना कहती है शायद लोग हिटलर के खिलाफ आवाज उठाने से डरते हैं। और फिर इसी तरह से बातें करते करते एना और ओटो अपनी पुरानी बातों को याद करने लगते हैं। जब वो एक दूसरे से पहली बार मिले थे, दोनों उन पलों को याद करके भावुक हो जाते हैं। दूसरे दिन वही शख्स नाजी हेडक्वार्टर में आ जाता है जिसने रात को ओटो को बिल्डिंग में कार्ड रखते हुए देखा था। इंस्पेक्टर उससे स्केच बनवाता है। वो बताता है कि मुझे साफ साफ याद नहीं है क्योंकि वो रात का समय था। ओटो अपने काम को बहुत सफाई से करता जा रहा था। ना कोई फिंगरप्रिंट, ना कोई सुराग। पुलिस के लिए ओटो को पकड़ना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। शहर में और भी ज्यादा पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई थी। पुलिस लोगों के सामान, पेपर्स, बस और ट्रेन में भी चेकिंग कर रही थी। इंस्पेक्टर इस बात से गुस्सा था कि वो प्रॉल को क्या जवाब देगा। जोट उसकी स्केच लेकर उसे हर जगह पर ढूंढने लगता है। रात को जब ओटो घर पर आ जाता है तो देखता है कि टेबल पर एना ने केक रखा है। वो बताती है कि आज उनके बेटे हांस का जन्मदिन है। ओटो इस बात से काफी दुखी हो जाता है। दोनों की आंखें नम हो जाती है। एक दिन इंस्पेक्टर एक बिल्डिंग से एक शख्स को पकड़ लेता है और उसे शक था कि यही वो शख्स है जो कार्ड्स लिख रहा था, पर उस इंस्पेक्टर को पता चल जाता है कि ये वो शख्स नहीं है और वो उसे छोड़ देता है। दूसरे दिन जनरल प्रॉल इंस्पेक्टर को अपने हेडक्वार्टर में बुलाता है। वो कहते हैं कि तुमने उस शख्स को जाने क्यों दिया? इंस्पेक्टर कहता है कि वो दोषी नहीं था, इसीलिए जाने दिया। इस बात पर जनरल उसे सबके सामने मारने लगता है और उसे 2 दिन का वक्त देता है उस दोषी को मारने के लिए। फिर उसे उठाकर सड़क पर फेंक देता है। इंस्पेक्टर को बहुत बेइज्जती महसूस होती है। इंस्पेक्टर उस शख्स के घर पर जाता है और बताता है कि मुझे पता है कि तुम दोषी नहीं हो, पर मेरे सीनियर एसएस ऑफिसर को लगता है कि तुमने ही कार्ड्स लिखे हैं और वो तुम्हें अरेस्ट करके अपने तरीके से पूछताछ करेंगे। तब वो शख्स डर जाता है और रोने लगता है। वो कहता है कि इससे अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगा। इंस्पेक्टर उसे गोली मार देता है और जनरल को आकर बताता है कि उस आदमी ने सुसाइड कर लिया है। जनरल पूछता है क्या अब तक कोई कार्ड फिर से मिला है? इंस्पेक्टर जवाब में कहता है कि अभी तक तो नहीं, लेकिन जैसे ही वो इंस्पेक्टर ऑफिस में आ जाता है तो वहाँ कार्ड रखा हुआ था जो कि उन्हें नई लोकेशन से मिला था। वो पूरी तरह से डर जाता है और इस तरीके से ऑटो को कार्ड रखते रखते 3 साल बीत गए थे, 1941 से लेके 1943 तक। पर उन कार्ड्स से लोगों को कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। जर्मनी अब जंग हारता जा रहा था और चारों तरफ बॉम्बिंग हो रही थी। ओटो फैक्ट्री की तरफ जा रहा था, तभी वो फैक्ट्री में चेक करता है। उसकी जेब फटी हुई थी और वो देखता है कि कार्ड नीचे गिरा था। उस कार्ड को एक वर्कर उठा लेता है।
पर उसे पता नहीं था कि ये किसने लिखा है। ऑटो उसके पास आता है और पुलिस को इस बात की जानकारी देने के लिए कहता है। इंस्पेक्टर वहाँ पर आ जाता है। वो वहाँ आकर सभी वर्कर के एड्रेस चेक करता है, क्योंकि उसे अब तक पता चल गया था कि सभी कार्ड्स एक पर्टिकुलर लोकेशन से आकर रखे जा रहे थे और उसे पता चल जाता है कि ऑटो ही वो शख्स है जिसने कार्ड्स लिखे थे। और उधर पुलिस आकर ऐना को भी अरेस्ट कर लेती है। इंस्पेक्टर ऑटो को ऑफिस में लाकर लोकेशन पिन दिखाता है और बताता है कि ये सब वो लोकेशंस है जहां तुमने अब तक 267 कार्ड्स रखे थे। तुमने ये सोचा भी कैसे कि तुम सब कुछ बदल दोगे? हमने ऐना को भी अरेस्ट कर लिया है। ऑटो उससे ऐना को छोड़ने के लिए कहता है। उसके बदले वो अपना कन्फेशन देने के लिए तैयार होता है। दूसरे दिन इंस्पेक्टर जनरल के यहाँ पर आता है। वहाँ वो देखता है कि ऑटो को घुटने के बल बिठाया गया है और उसके सर पर ऑफिसर्स कांच की बोतल फोड़ रहे हैं। ऑटो के सर पर फोड़ने के लिए जनरल इंस्पेक्टर को भी एक ग्लास देता है। इंस्पेक्टर को ऑटो के लिए बहुत दुख हो रहा था, पर वो जनरल के बार बार कहने पर ग्लास फोड़ देता है। दूसरे दिन ऐना और ऑटो को कोर्ट में ट्रायल के लिए लाया जाता है। वहाँ एक दूसरे को देखकर दोनों की आंखें नम हो जाती हैं। उन दोनों को पता था कि आज उनका आखिरी दिन है, इसके बाद वो कभी नहीं मिलने वाले। ऑटो उसे बताता है कि अब कुछ भी नहीं बदल सकता। ऐना कहती है कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ जज उन दोनों की मौत की सजा सुनाता है। उसी दिन ऐना से मिलने के लिए जेल में उसका पड़ोसी जज फ्रॉम आता है, जिसने उस ज्यूज महिला की मदद की थी। वो ऐना को हिम्मत देता है। जब वो जाने लगता है तो ऐना उससे कहती है कि ऑटो तो यहाँ नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चेहरे पर हाथ रखें ताकि मैं ऑटो को आखिरी बार महसूस कर सकूं। ऐना आंख बंद करती है। वो आदमी ऐना के चेहरे पर हाथ रखता है और वहाँ से चला जाता है। उस लम्हे को याद करके ऐना की आंखों से लगातार आंसू गिरने लगते हैं। ऑटो को एग्जीक्यूशन के लिए लाया जाता है। इंस्पेक्टर वही है। वो ऑटो से कहता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? ऑटो जवाब देता है, हाँ, मुझे एक कार्ड और एक पेन चाहिए। ये सुनकर इंस्पेक्टर की नजर नीचे झुक जाती है। फिर वो ऑटो को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इंस्पेक्टर को खुद पर बहुत शर्म महसूस हो रही थी और वो इमोशनल हो जाता है और ऑटो को यहाँ मार दिया जाता है। रात को इंस्पेक्टर आकर उस मैप को देखता है। बस एक वही था जिसने ऑटो और ऐना के सारे कार्ड्स पड़े थे। वो सभी कार्ड्स को लेकर खिड़की से बाहर सड़क पर फेंक देता है और खुद को गोली मार देता है। बाहर सभी कार्ड्स सड़क पर गिरकर बिखर जाते हैं और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको ये फिल्म की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।